नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों, आज से एक लाइफ चेंजिंग सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चाणक्य नीति, जो चाणक्य का किताब है चाणक्य नीति, इसके हर एक अध्याय को, हर एक चैप्टर को रिव्यू करेंगे, उसको समझेंगे, जिसका श्लोक मैं आपके साथ शेयर करूँगा और अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फोकस के साथ देखिए। अपने साथ डायरी और पेन लेकर बैठिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, फोकस के साथ देखिए। लास्ट में इसका मैं नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और जो मेरा किताब है लाइफ 0200, उसका भी ई बुक आप ले सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जहां से इसका ई बुक आप ले सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, फोकस के साथ नोट कीजिए हर एक पॉइंट को। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर देखूंगा ताकि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। मैंने अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किया हुआ है और आपके भी स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो कभी कभी मैं नीचे देखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लैपटॉप की स्क्रीन मेरे सामने है। तो इनका जन्म 2300 साल पहले हुआ था। इनके पिता का नाम था चणक, तो इसीलिए इनको चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य भी बहुत लोग इनको कहते हैं, क्योंकि इनका कूटनीति, राजनीति बहुत स्ट्रोंग था, इसलिए कौटिल्य भी इनको बहुत जगह पर कहा जाता है। ये अर्थशास्त्र, दार्शनिक और चतुर राजनीतिक में माहिर थे, राजनीतिज्ञ थे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर भी थे। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया के सबसे पहली यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़े भी थे और शायद वहाँ पर टीचिंग भी देते थे, यानी कि अर्थशास्त्र के ऊपर और राजनीति के ऊपर प्रोफेसर भी थे वहाँ के। अब इतिहास में कहाँ से उनकी जीवन बदली, कहाँ से आगे बढ़ते हैं। मगध के सम्राट का अहंकार। उस समय भारत छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। आज से 2300 साल पहले की बात की जा रही थी। और मगध का राजा था बहुत ही क्रूर, घनानंद। और जब चाणक्य उसके दरबार में गए तो उनको समझा रहे थे कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीत रहा है, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर रहा है और वो भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो ज्ञान दे रहे थे कि आपको ये सब चीज़ें में लिप्त नहीं रहना चाहिए, आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो वो गुस्सा हो गया चाणक्य पर और उनको बाहर निकलवा दिया। तो बहुत क्रोधित हुए, उनका सीखा खुल गई, उसको धक्का देकर बाहर निकाला गया। तो उनका सीखा जो थी, बहाने थे, उसको वो खुल गया। तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं तुम्हारे वंश को उखाड़ फेंकूंगा, नंद वंश का पूरा विनाश कर दूंगा। और यहीं से उनका प्रतिज्ञा शुरू हुआ। तो एक साधारण से बच्चे चंद्रगुप्त की खोज, बाहर निकले, बाहर इधर उधर टहल रहे थे, देख रहे थे, तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिला। एक साधारण सा बच्चा ऐसे ही खेल रहा था और उनके अंदर, चंद्रगुप्त के अंदर छिपी हुई उनको प्रतिभा दिखी कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। तभी से उन्होंने उसकी कठोर ट्रेनिंग शुरू कर दी, अच्छे तरीके से उसको गाइड किया। गाइड करने के बाद अखंड भारत का निर्माण किया, अखंड भारत का उसको सम्राट बनाया और घनानंद को अखंड पूरी तरीके से परास्त कर दिया और अखंड भारत का निर्माण हुआ। इस तरह से उनकी रचनाएं की बात करें तो उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक था अर्थशास्त्र, राजनीति, इकोनॉमी और स्ट्रेटजी के बारे में, कि कैसे एक राज्य को चलाना है, देश को चलाना है। हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक उनका रचना था चाणक्य नीति, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, ये किताब जिसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको भी लेकर आप पढ़ सकते हैं विस्तृत में, नहीं तो आप नोट्स भी लेकर पढ़ सकते हैं। तो ये जो चाणक्य नीति है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका उपयोग हर जगह पर है, आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, आपके जॉब में, हर इंसान के लाइफ में इसका उपयोग है। अब बात कर लेते हैं चाणक्य की और निकोलो मैकियावेली की, क्योंकि जब जब चाणक्य की बात होती है, थोड़ा सा पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात होती है या निकोलो मैकियावेली की बात होती है, तो दोनों का नाम आता है। कभी कभी चाणक्य क्या आता है, निकोलो मैकियावेली क्या आता है। कोई कहता है कि निकोलो मैकियावेली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पावरफुल फिलोसफर था, और कोई कहता है कि नहीं, चाणक्य उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर थे, बहुत आगे थे, बहुत बेहतर थे। तो बात कर लेते हैं कि इतिहास में चाणक्य और निकोलो मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
जो चाणक्य थे वो निकोलो मैकियावेली थे, भारतीय इंडियन निकोलो मैकियावेली थे। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चाणक्य यार इतने पावरफुल आदमी थे। और जो बात निकोलो मैकियावेली आज से 500 साल पहले कह रहा है, उसी बात को आज से 2000 साल पहले चाणक्य ने कह दिया था। और इतना ही नहीं, चाणक्य का बहुत सारे फील्ड में उनका ज्ञान था। तो सबसे पहले समय का ही अंतर आप देख लीजिए। आज से 2000 साल पहले, 2400 साल पहले चाणक्य ने वो ज्ञान को, उस विजडम को, उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को दे दिया था जिसको इटालियन फिलोसफर यानी कि निकोलो मैकियावेली आज से 500 साल पहले बात कर रहे हैं। तो जो निकोलो मैकियावेली आज बात कर रहा है वो बात चाणक्य ने बहुत पहले कर दिया है। और ज्ञान की बात करें तो चाणक्य का ज्ञान कई सारे फील्ड में था, अर्थशास्त्र, राजनीति, तर्कशास्त्र, साइकोलॉजी, फिलोसफी और भी बहुत सारे। लेकिन जो निकोलो मैकियावेली थे ये केवल पॉलिटिकल फिलोसफर थे। और बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो जो थे चाणक्य, इनका ज्ञान जो था, इनका जो विजडम था वो प्रैक्टिकल था। क्योंकि इन्होंने एक छोटे से बच्चे को, एक मामूली साधारण से बच्चे को अखंड भारत का सम्राट बना दिया, राजा बना दिया। लेकिन निकोलो मैकियावेली ने प्रैक्टिकल रूप से उस नॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पाया एक्शन में। हालांकि बहुत सारे उनके नॉलेज का उपयोग आज लोग करते हैं, लेकिन उसको उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से नहीं कन्वर्ट कर पाया। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि 2000 साल पहले ही इन्होंने ज्ञान जो दे दिया था, उसी ज्ञान को निकोलो मैकियावेली 500 साल पहले दोहरा रहे थे। चाणक्य के ज्ञान प्रैक्टिकल था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा भी बनाए। और उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे इंडिया में जो राजा बने हैं, किंग बने हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उन्होंने भी चाणक्य की नीति का अच्छे तरीके से पालन किया है। और आज भी बहुत जगह पर चाणक्य नीति पढ़ाया जाता है, फिलॉसफी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो बढ़िया है। और ज्ञान की बात करें तो चाणक्य के ज्ञान बहुत ज़्यादा विस्तृत था, अलग अलग फील्ड में इनका ज्ञान था, हर एक फील्ड में इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था। अब हम लोग बात करेंगे अध्याय नंबर 1 की। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, अब उसका बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने चाणक्य की थोड़ा सा इतिहास समझने की कोशिश किया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया जाना, थोड़ा सा दोहरा दे रहा हूँ। तो इतिहास 2300 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तक्षशिला में प्रोफेसर थे। मगध में इनका घनानंद से विवाद हुआ, विवाद के बाद क्रोधित हुए। चंद्रगुप्त मौर्य की खोज हुई, खोज होने के बाद उनको ट्रेनिंग दिए, अखंड भारत की सम्राट बनाया। 2 किताबें लिखी, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। और निकोलो मैकियावेली और चाणक्य का हम लोगों ने तुलना कर लिया कि चाणक्य का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल भी है, पावरफुल भी है, और समय से बहुत पहले है, 2000 साल का पहले का उनका नॉलेज है। अब हम लोग अध्याय नंबर 1 की ओर आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, आजा, हाँ। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें संस्कृत में भी दिया गया है श्लोक, और उसका हिंदी में भी उच्चारण दिया गया है। तो हम लोग संस्कृत की बात नहीं ध्यान देंगे, हम लोग हिंदी वाला पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इसमें ऐसे श्लोक हैं आज से 2000 साल पहले लिखी गई थी। तो बहुत सारे वैसे श्लोक हैं जो आपको आज के समय में लगे कि ये बकवास है, यानी कि किसी काम का आपका नहीं है, पर ये उस समय के अनुसार जब लिखी गई थी। किसी भी किताब को आज के समय में मत देखिए, उस समय के, उस परिस्थिति, उस समाज के अनुसार किसी भी किताब को देखना चाहिए। तो कुछ कुछ श्लोक आपको बेकार लग सकते हैं, उबाऊ लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हर एक श्लोक को लेकर चलेंगे। अध्याय नंबर 1 में 17 श्लोक है और सभी को मैं कंप्लीट करूंगा आपके सामने, ताकि कंप्लीट हो जाए किताब, कोई भी श्लोक छूटे नहीं। और जो इम्पोर्टेंट श्लोक होगा उसके ऊपर वार्तालाप करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक नंबर 1, अध्याय नंबर 1, ये कहते हैं, मैं तीनों लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल लोगों के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ।
तो शुरू करने से पहले जिनको भी अपना ये ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उनके सामने झुकते हैं, विनम्रता का भाव है। नंबर 2 श्लोक, श्रेष्ठ कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्र में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 3 श्लोक, अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। यानी कि जिसे जानने के बाद आप सर्वज्ञ हो जाएंगे, इस पूरे चाणक्य नीति को समझने के बाद आप सर्वज्ञ हो जाएंगे। कुछ भी फिलोसफिकल राजनीति के अंदर आपको जानने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलोसफिकल पॉलिटिकल आप लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में और अपने कैरियर के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे पूरा किताब के बाद। तो प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको सेव कर लीजिएगा वीडियो नंबर 2 के लिए। अब यहाँ से गेम शुरू होता है। श्लोक नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसको भी पढ़िएगा। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, और कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है जिसको लगता है कि आपको लगता है कि मुझे इसको ज्ञान देना चाहिए, मुझे इसको समझाना चाहिए, मैं इसके लाइफ को पूरी तरीके से बदल दूंगा ज्ञान देकर। लेकिन वो व्यक्ति अगर मूर्ख है तो आप कितना भी उसको ज्ञान दे दीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। एक कान से सुनेगा, निकाल देगा। उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसके माइंड के अंदर जो बैठा है, उसी को वो स्वीकार करके बैठा रहेगा। आपका सुनेगा लेकिन आप कुछ अपने लाइफ में उसके परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं मूर्ख शिष्य को उपदेश देना बंद करो। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से क्या होगा? आपका समय नष्ट होगा। दूसरा व्यक्ति वो सुनेगा नहीं, सुनेगा तो अपने लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देना कि मैं उसके लाइफ को बदल दूंगा, ये बंद करो, ये दुख का कारण है। दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, वैसी स्त्री जिसका चरित्र खराब है, जानते हैं कि वो आपको बार बार धोखा दे रही है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रह रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो इसमें आपको दुख होगा। धन के नष्ट होने, ये तो समझ में आ रही है। दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से, दुखी व्यक्ति जो हमेशा हर परिस्थिति में नकारात्मक बात करेगा, नकारात्मक सोचेगा, नकारात्मक व्यवहार करेगा, बड़ा नहीं सोचेगा, सकारात्मक नहीं सोचेगा, उस व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। ये बोलते हैं चाणक्य। श्लोक नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री तथा और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। इन सभी बातों को चाणक्य मृत्यु के समान कहते हैं। कौन कौन सी बातें? ध्यान से समझिए। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारी स्त्री के साथ रहना। आप वैसी स्त्री के साथ रह रहे हैं जो दुष्ट स्वभाव की है, जिसका दुष्ट व्यवहार है, जिसका आचरण सही नहीं है। उससे क्या होगा? इससे ध्यान से समझिएगा। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं उसी के अनुसार आपका मूल्यांकन होता है। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ बातें कीजिए, अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कीजिए, आपको लोग अच्छा समझने लगेंगे। वहीं आप किसी शराबी, किसी नशा करने वाले व्यक्ति के साथ रहिए, आपको लोग, आप नशा भी नहीं करेंगे तो वैसा समझने लगेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री के साथ अपना रिश्ता मत बनाइए। और उसके बाद बोलते हैं दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, वैसा मित्र जो आपकी टांग खींचे, जो आपके साथ रहे लेकिन आपका सीक्रेट, आपका राज, आपके दोस्त किसी और लोगों के साथ शेयर करे।
जो आपके सामने आपकी खूब बड़ाई करे लेकिन बाहर जाकर आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे, आपका मजाक बनाए, वैसे लोगों के साथ ना रहें। चाणक्य का ये कहने का अर्थ है। सामने बोलने वाला मुंहफट यानी कि जो बहुत बकवास बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप कभी न कभी ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा होगा मेरे भाई, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करना कुछ नहीं है लेकिन बोलना बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे हैं चाणक्य कि ऐसे लोगों के साथ रहना एक सांप के साथ रहने के समान है, जो मृत्यु के समान है। नंबर 6 श्लोक है, किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन उसे उड़ा देते हैं। तो चाणक्य बोलते हैं, भाई तुम पैसा कमा रहे हो, तुम जवान हो, ऊर्जावान हो, तुम्हारी बाजुओं में शक्ति है, तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो डायरेक्ट उसको खर्च मत कर दो, बर्बाद मत कर दो, उसकी रक्षा करो। रक्षा कैसे कर सकते हो? अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करो, उसे सेव करो, बचाओ, पैसे को बढ़ाना सीखो। तो कह रहे हैं कि किसी भी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। अगर समाज में पॉजिटिविटी आ सकती है, स्त्रियों की शिक्षा के अंदर आप विकास कर सकते हैं और उसके लिए आपको पैसा खर्च करना हो तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक समाज में स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप पुरुष हैं तो आप बाहर के काम करेंगे, घर में तो आपकी स्त्री रहेगी और आपके जो बच्चे होंगे सबसे ज़्यादा अपने माँ के साथ ही रहेंगे। तो आज के समय में स्त्रियों को शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा का मतलब ये नहीं होगा कि केवल बचाव ही, केवल युद्ध से बचाव या किसी खतरा से बचाव। रक्षा का मतलब ये भी है कि उसको इतना मजबूत बनाना कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। यानी कि कह रहे हैं, लेकिन अगर दोनों आप नहीं कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति अपना रक्षा खुद करे। सबसे पहले आपको खुद की रक्षा करना पड़े, सबसे पहले आप खुद की रक्षा कीजिए। ये क्यों कह रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्यों कहा जा रहा है ये। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी पॉइंट है लेकिन बहुत मुश्किल भी है। जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप किसी व्यक्ति की पैसा से आर्थिक रूप से कैसे मदद कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो वही कहा जा रहा है कि सबसे पहले खुद की रक्षा करो, खुद पर फोकस करो, स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया का आप नुकसान पहुंचाएं। स्वार्थी का मतलब सेल्फ लव, खुद पर फोकस कीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद को स्ट्रोंग बनाइए, खुद को विकसित कीजिए, खुद को बचाइए। ये बात कह रहे हैं चाणक्य। आप दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, मुझे दुनिया को बदलना है, मुझे देश को बदलना है, मुझे भारत देश को आगे लेकर जाना है। तो सबसे पहले अपने पास पावर गेन कीजिए। आपके पास शक्ति होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, और उसके लिए खुद पर फोकस कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद को मजबूत बनाइए। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और ज्ञान से भी खुद को मजबूत बनाइए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। ये बात कह रहे हैं चाणक्य। अब श्लोक नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम? और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, आज के समय में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आपत्ति काल में यानी कि मुश्किल के समय में धन की रक्षा करनी चाहिए और उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए। अगर आप अभी मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जवान हैं, तो आपको अभी से, अगर आपको अर्निंग हो रहा है एक जगह पर,
तो अर्निंग की सोर्स बढ़ाइए। एक जगह से दो जगह से आपको पैसा आना चाहिए, दो जगह से आ रहा है तो तीन जगह से आना चाहिए, तीन जगह से आ रहा है तो चार पांच जगहों से आपको पैसिव इनकम यानी कि निष्क्रिय आय, बिना किए हुए कार्य, मतलब कि आप एक्टिव नहीं हैं फिर भी आपको पैसा आ रहा है, कोई रेंटल इनकम या कोई इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनकम। तो जब आप स्ट्रोंग हैं, जब आप इस काबिल हैं कि एक दो इनकम बना सकते हैं तो आप बनाइए। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास पैसा अभी आ रहा है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता क्या है, दूसरे सोर्स की आवश्यकता क्या है, मुझे पैसे की सेव करने की आवश्यकता क्या है, इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन मुश्किल समय कब आ जाएगी किसी को नहीं पता। अभी आपके पास पैसा है, हो सकता है कल आपके पास पैसा ना हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी तो चंचला है। लक्ष्मी मतलब कि मनी की बात की जा रही है। हिंदू फिलॉसफी के अंदर लक्ष्मी माता यानी कि मनी को कहा जाता है। तो मनी जो है वो चंचला है। चंचला मतलब कि वो एक जगह पर नहीं टिकता भाई। आज आपके पास 100 रुपया है, कल पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गया। तो पैसा एक जगह रुकता ही नहीं है, पानी की तरफ बहता रहता है। तो इसीलिए आज से संचित करना शुरू कीजिए, ये कह रहे हैं चाणक्य। अब नंबर 8 श्लोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, लाइफ चेंजिंग है, जीवन बदल जाएगी। ज़बरदस्त श्लोक है, मुझे दिल पर लगी थी जब मैंने इसको पढ़ा था। ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किस प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। कह रहे हैं कि जिस देश में आप रह रहे हैं, देश के मतलब आप देश ही मत समझिए, आप कोई जगह ले सकते हैं जहां पर आप कोई काम करते हैं या नौकरी करते हैं या जहां पर अभी आप करंट टाइम में हैं। देश का मतलब केवल ये मत समझिए कि इंडिया छोड़कर आप बाहर चल गए, विदेश में चल गए, वो भी समझ सकते हैं लेकिन वो मत समझिए, क्योंकि आप वो समझेंगे तो बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं गाँव से हूँ, तो अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पर अगर जीवन भर रहूँगा तो मेरा विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, मैं अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकता हूँ, तो मुझे शहर जाना चाहिए। अगर वहाँ भी नहीं लग रहा है तो मुझे और कहीं जाना चाहिए, और कहीं जाना चाहिए, बेहतर जगहों पर जाना चाहिए, बड़े शहर में जाना चाहिए, जहाँ जो मैं जाऊँगा तो लोगों से बहुत कुछ सीख पाऊँगा, सीखने की संभावना बढ़ेगी, तो और आर्थिक रूप से भी मैं मजबूत बन पाऊंगा। तो ऐसे जगहों पर मुझे जाना चाहिए। जिस देश में आदर सम्मान नहीं है उस देश को छोड़ देना चाहिए। अब कंपनी का उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे आज आप मान सकते हैं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी आदर सम्मान नहीं है, ना ही आपको आदर सम्मान दिया जा रहा है, ना ही आप वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, सीखने की संभावना है, और ना ही ऐसा है कि आप 20 साल 30 साल वहाँ पर लगाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा विकास हो पाएगा, आप आर्थिक रूप से फ्री हो पाएंगे। तो आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आचार्य चाणक्य। तो अगर आप गांव में हैं तो शहर में जाइए, शहर में हैं तो बड़े शहर में जाइए, अगर वहाँ हैं तो आप विदेश में जाइए, आप यूके जाइए, अमेरिका जाइए या किसी और देश में जाइए। वहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपका विकास भी हो पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चाणक्य कह रहे हैं खुद आज से 2500 साल पहले। तभी तो आप देख रहे हैं इंडिया में जितने भी सफल लोग हैं, जो ग्रेट माइंड है इंडिया का, वो देख रहे हैं इंडिया का फ्यूचर क्या है। यहाँ के जो 2 कौड़ी के चूतिए राजनेता हैं, जिनकी बुद्धि है ही नहीं, जो देश को पूरी तरीके से चाट कर बर्बाद करके रख दिए हैं। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे, जाति धर्म के नाम पर वोट जुटाएंगे, लॉलीपॉप पकड़ा देंगे जनता को चाटने के लिए और वोट ले लेंगे और 5 साल राज करेंगे। इस प्रकार के चूतिए राजनेता के वजह से हमारे देश का, इंडिया का जो ग्रेट माइंड है वो बाहर शिफ्ट हो रहा है। आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे इंडिया में, जो थोड़ा सा भी सफल हैं, वो इंडिया छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। इसका बहुत सारा रीज़न है।
यहाँ पर ज्ञान का सामान बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, ज्ञान का सामान नहीं है। ज्ञान की बात कीजिए ना, आप जाकर बाहर किसी को ज्ञान की बात बताइए, सुनेगा नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा लगता है कि उसके पास ज्ञान है। तो ज्ञान का सामान इंडिया में नहीं है। मैं बहुत सारा न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, संडे टाइम बेस्ट सेलर, लंदन बेस्ट सेलर किताब और भी कई सारे बेस्ट सेलर किताब देखता हूँ। आज तक मुझे इंडिया में कोई भी बेस्ट सेलर किताब नहीं दिखा जो जिसके ऊपर ये लिखा है दिल्ली बेस्ट सेलर किताब, लखनऊ बेस्ट सेलर किताब। यानी कि ज्ञान का महत्व इंडिया में नहीं है। आप कितना भी बात कर लीजिए ना, ज्ञान का महत्व इंडिया में नहीं है। और जब तक ये चुतिए राजनेता बैठे रहेंगे तब तक नहीं होगा। ज्ञानी मनुष्य को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी पॉलिटिक्स में आ जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यही बात है, ऐसे जगह को चढ़ा के कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप इंडिया को बेहतर बना सकते हैं तो बनाइए, और नहीं तो अपना जीवन बचाना चाहते हैं तो छोड़कर भाग जाइए। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, चढ़ा के कह रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। श्लोक 9, राजनीति की बात हो रही, क्योंकि किताब ही राजनीतिक से संबंधित है, लाइफ से भी संबंधित है, लेकिन राजनीतिक से भी संबंधित है। तो कुछ राजनीति का मुद्दा उठाना ज़रूरी है, तो आप उस पर मत जाइएगा। नंबर 9 श्लोक, जहाँ श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीज़ नहीं हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। ये लोकेशन की बात हो रही है। आप किसी भी अपार्टमेंट में या किसी भी जगह पर आप ज़मीन ले रहे हैं या घर ले रहे हैं या रहना चाहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया होना चाहिए, जहाँ पर ज्ञानी लोग होने चाहिए, जहाँ पर दंड व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, पनिशमेंट व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। राजा जो वहाँ पर वो मैनेज करने वाला लीडर है, राजा का मतलब राजा ही मत समझिए जो तलवार लेके घूम रहा है। राजा का मतलब लीडर। आज के समय में इस ज्ञान को अप्लाई कीजिए। लीडर बढ़िया नहीं है, या पीने के लिए, खाने के लिए पानी की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, या वैद्य यानी कि डॉक्टर की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये चाणक्य बता रहे हैं। और यहाँ पर जो चाणक्य ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मण ज्ञानी है। ज्ञानी के का अर्थ होता है पंडित या ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब हो गया जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान को जानता है, जो सत्य को जानता है, वो हुआ ब्राह्मण। ब्राह्मण का अंदर मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदुओं वाला ब्राह्मण। हिंदुओं वाला ब्राह्मण मतलब मेरे पिता ब्राह्मण थे इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। तो इस ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है कि तुम्हारा बाप ब्राह्मण था तो तुम भी ब्राह्मण हो गए, तुम्हारा बाप ज्ञानी था तो तुम भी ज्ञानी हो गए। ये मूर्खता की बात है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए मेरे पिता डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, तो मैं पैदा हुआ, उनका पुत्र हूँ, तो क्या मैं भी ज्ञानी हो सकता हूँ? नहीं भाई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैसा ही है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास योग्यता हो, ज्ञान हो, तब ना। इसके बेस पर वो ब्राह्मण नहीं हो गया कि उसका बाप ब्राह्मण है तो वो भी ब्राह्मण है। बहुत गंदी व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़िए। श्लोक नंबर 10, तो कहा जा रहा है जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका, ये नंबर 9 से मैच करेगा थोड़ा बहुत, आप ध्यान से समझिएगा। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्ति में शिष्टता ना हो, उदारता ना हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ यह 5 चीज़ें विद्यमान ना हो, वहाँ पर व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए, यानी कि रहना नहीं चाहिए। ये चाणक्य कह रहे हैं। तो समझ में आपको बहुत आसानी तरीके से आ रही होगी कि जहाँ पर स्थान की बात नहीं हो रही है, स्थान की भी बात हो रही है, लेकिन केवल स्थान की नहीं, यानी कि जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आजीविका अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे, वैसा संसाधन नहीं है। व्यापार जिस देश में रह रहे हैं या जिस राज्य में रह रहे हैं, जैसे मैं बिहार राज्य से हूँ, तो
व्यापार की विकास की जहाँ पर संसाधन नहीं है, विकास की संभावना नहीं है, वहाँ पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी राष्ट्र तभी विकसित होगा जब वहाँ पर विकास होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, इकोनॉमी का, बिजनेस का, तभी ना। तो यही बात कर रहे हैं। जहाँ पर दंड मिलने का भय ना हो, तो जहाँ पर दंड मिलने का भय नहीं होगा वहाँ पर गुंडा राज चलेगा। सारे पॉलिटिशियन गुंडे हैं, सारे पॉलिटिशियन। उस देश का क्या हाल होगा जहाँ पर सारे पॉलिटिशियन ही गुंडे हैं भाई साहब। सारे पॉलिटिशियन ही मूर्ख हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं। तो उस देश को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आचार्य चाणक्य। नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर चाणक्य रिलेशन की बात करते हैं। आपके दोस्त के साथ रिलेशन, आपके कर्मचारी के साथ रिलेशन, आपके पत्नी या पति के साथ रिलेशन की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि काम लेने पर नौकर चाकरों की, नौकर चाकर मतलब नौकर चाकर भी हो सकता है, और बिजनेस के वर्ल्ड में समझेंगे तो कर्मचारी हो सकता है। सैलरी देने के बाद कर्मचारी की हाल। तो काम लेने के बाद नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधव की। जब दुख के समय में जो व्यक्ति आपके साथ है, जो रिश्तेदार आपके साथ हैं, वही मात्र आपका रिश्तेदार है, बाकी सब तो नौटंकीबाज हैं। कष्ट आने पर मित्र की, आपके साथ, आपके पास आपको ऐसा लग रहा होगा कि सैकड़ों मेरे दोस्त हैं और मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ देंगे, लेकिन नहीं देंगे भाई साहब, नहीं देंगे। आपको लग रहा होगा कितना कि आप इल्यूज़न में, आप भ्रम में हैं कि आपका दोस्त आपका साथ देगा, नहीं देगा। बहुत कम दोस्त होंगे। अगर आपके 100 दोस्त हैं, 100 नहीं मान लीजिए 10, तो उनमें से एक ही ऐसा दोस्त होगा जो आपको बुरे वक्त में मदद करेगा। तो यही कह रहे हैं कि धन पैसा को नष्ट होने के बाद या किसी परेशानी में ही रिश्तेदारों की, रिश्ते की समझ होती है। नहीं तो अच्छे समय में तो सभी आपके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, मीठी मीठी आपसे बातें करेंगे। लेकिन जब आप प्रॉब्लम में होंगे तब समझ में आएगा कौन आपका वास्तव में रिश्तेदार है, कौन आपके साथ खड़ा है। नंबर 12 श्लोक। अब यहाँ पर भी रिलेशनशिप की ही बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है, समझ में आपको आ जाएगा, दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा बंधु है, वही सच्चा रिश्तेदार है, वही सच्चा दोस्त है, जो तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे प्रॉब्लम के समय तुम्हारे साथ है, जब तुम परेशान हो तब तुम्हारे साथ है, वही मात्र तुम्हारा एक दोस्त है। चाणक्य कह रहे हैं, समझ में आ रहा है तुमको? और देखो ऐसा कौन था दोस्त है तुम्हारा, और उसके पास वीडियो भेजो। नंबर 13, जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। ये आज के समय में लालच के ऊपर बात करते हैं चाणक्य। लालच, बहुत सारे लोगों को लालच होती है। उनके पास एक अच्छा नौकरी है, अच्छा जॉब है, अच्छा कैरियर है, लेकिन वो लालच में जल्दी से जल्दी पैसा बनाने के लिए, जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई स्कीम में जुड़ जाते हैं, या कोई स्कैम वाला कुछ काम करना शुरू कर देते हैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए, और दोनों हाथ से निकल जाता है। क्योंकि जो स्कैम है वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो अच्छा चीज़ आपने पकड़ा था उसको भी आपने छोड़ दिया, तो आप नीचे गिर के मरेंगे और क्या। तो यही बात की जा रही है यहाँ पर कि अपने लालच को कंट्रोल कीजिए भाई साहब।
और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ काम कीजिए। 14 बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह ना करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। तो एक बुद्धिमान मनुष्य को चाणक्य शादी के बारे में समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो श्रेष्ठ कुल में, कुल का मतलब जाति की बात नहीं हो रही है, यानी कि वैसे कुल कि जहाँ पर वो लड़की जिस परिवार में पली बड़ी है उसके माता पिता अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका एजुकेशन अच्छा है, वो शिक्षित हैं, तो वहीं श्रेष्ठ कुल हुआ। तो वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि श्रेष्ठ कुल में, वैसे कुल में जो योग्य हो, शिक्षित हो, ज्ञानी हो, कुल में कुरूप यानी कि बदसूरत कह सकते हैं या काली कह सकते हैं आज के आपके लैंग्वेज में, वैसी कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको उसका चमड़ी नहीं देखना चाहिए, स्किन नहीं देखना चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए। ऐसा चाणक्य का यहाँ पर कहने का अर्थ है। लेकिन नीच कुल में उत्पन्न सुंदर कन्या यानी कि वैसी कन्या जो सुंदर है, देखने में आकर्षक है, लेकिन नीच कुल में उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है। नीच कुल मतलब जिसके परवरिश अच्छे तरीके से नहीं हुई है, या जिसका समाज वैसे परिवार में है या वैसे समाज में है जहाँ पर सब धूर्त हैं, मूर्ख हैं, मतलब जितना गंदा वर्ड को आपको दिमाग में आ रहा है उतना यूज कर लीजिए कि वैसे परिवार में वो पैदा हुई है। चोर, डाकू, बदमाश, गुंडा, माफिया, तो कितना भी सुंदर लड़की है उससे विवाह मत कीजिए। ऐसा चाणक्य का रिलेशनशिप के ऊपर बात चल रहा है, तो बात है, चलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहता। नंबर 15 यानी कि 15, बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर, चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, बड़े बड़े सिंह वाले सांड आदि पशु, सांस धारण करने वालों, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। ये तो समझ में आ रही होगी भाई साहब कि शेर, बाघ, बड़े बड़े सांड वाले जानवर, जहरीले जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ध्यान से समझिए, जोड़ दिए हैं स्त्री को भी, स्त्री पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्त्री की बात इसलिए चाणक्य करते हैं, ध्यान से उनकी फिलॉसफी, उनकी मेंटल स्थिति की बात करते हैं, उनकी साइकोलॉजी, साइको की बात करते हैं, यहाँ की उनकी समझिए, माइंड को समझिए। ज़्यादा वो स्त्री की बात करते हैं और स्त्री के ऊपर कमेंट्री करते हैं, पंडित होने के बाद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखिए राजनीतिक फिलोसफर थे, और राजनीति में आपने बहुत बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े बड़े लीडर को बर्बाद होते हुए देखा है, किसी लड़की के कारण, किसी गंदे रिलेशनशिप के कारण। इसलिए वो लोगों को स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क करते हैं। तो स्त्री को ध्यान से देखिएगा तो इसकी तुलना कर दिए हैं बड़े बड़े पंजे वाले जानवर से। ही समझ में आ रहा है तुमको? अब और 2 श्लोक है ख़त्म, 16 यानी कि 16 श्लोक, ध्यान से समझिएगा, लंबा है। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या मतलब समझिए, अगर गुलाब का पुष्प है उसमें बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए उसके खूबसूरत पुष्प पर। और उदाहरण ले लीजिए तो कमल कितना खूबसूरत पुष्प है, लेकिन खिलता है कीचड़ में। तो आप कीचड़ पर क्यों फोकस कर रहे हैं? कीचड़ को क्यों देख रहे हैं? आप देखिए उस कमल के फूल को, पुष्प को देखिए। तो अमृत को देखिए, विष को नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी भोजन में जहर मिला है तो उसको खा लेना है। समझाने के लिए ये बोला गया है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में अच्छे गुण भी होंगे, बुरे गुण भी होंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप बैठ रहे हैं तो उससे उसके अच्छे गुण को सीखिए।
आपके पिता हैं, आपके फादर हैं, उनके अंदर बहुत सारे गलत गुण भी होंगे। हो सकता है वो एल्कोहल लेते होंगे, सिगरेट लेते होंगे, या पान गुटखा खैनी कुछ भी खाते होंगे, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन उनसे आपको ये नहीं सीखना चाहिए। उनसे आपको उनका हार्ड वर्क, उनका मेहनत, उनका थिंकिंग, उनका जो भी अच्छा है उस पर फोकस करना चाहिए। ये चाणक्य के कहने का अर्थ है यहाँ पर। अपवित्र और अशुद्ध वस्तु में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, आ गई ना वही बात मैं बोल रहा था ना, कि किसी भी मनुष्य के पास अगर वो काला है, गोरा है, आपके जाति का है या नहीं है, आपके धर्म का है या नहीं है, आपके देश का है या नहीं है, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, अगर उसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसे आपको सीखना चाहिए, सीखने को आपको मिल सकती है, तो उसकी कमियों पर, उसके गुण पर, उसके दोष पर फोकस मत कीजिए, उसके ज्ञान पर फोकस कीजिए, उसके अमृत पर फोकस कीजिए। ये कहने का तात्पर्य है चाणक्य का। और लास्ट है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा आपको बकवास लग सकता है, किसी को गुस्सा भी आ सकता है, पर आप क्या कहेंगे। मैंने पहले ही शुरू में भी बोल दिया कि ये जो चाणक्य नीति है ये बहुत पुरानी है, 250 साल, 2014, 2400, 2500 साल पुरानी किताब है। तो उस समय के अनुसार जो समाज में चल रहा था तो उसके अनुसार भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर आएगी। तो ये श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन दुगुना होता है। साइंटिफिक देखें कि कोशिश करेंगे तो दोगुना इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करती है शारीरिक मानसिक लेवल से। बुद्धि चौगुनी होती है, बुद्धि चौगुनी होती है, यानी कि क्या बताऊँ मैं, बुद्धि ज़्यादा होती है स्त्रियों की। और बोलते हैं साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुना होती है। तो ये थी चाणक्य नीति की अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 2 भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। कभी और हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर मैसेज कीजिए। और मेरा किताब का ईबुक चाहिए तो उसका ईबुक मैं आपके पास भेज दूंगा। और उस किताब से मैं बता दूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनेंस स्किल, कौन सा स्किल सफल होने के लिए आवश्यक है, मोटिवेशन स्किल्स, 30 से ज़्यादा, मैं आपको बता दूं 30 से ज़्यादा स्किल्स के बारे में उसमें मैंने बात किया है। वास्तविक दुनिया में, रियल वर्ल्ड में आपको सफल होने के लिए स्किल की ही आवश्यकता है। आप डिग्री की बेस पर सफल नहीं हो सकते हैं। तो कौन कौन सी स्किल एक सफल व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए उसके अंदर मैंने बात किया है। तो आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, मैसेज कीजिए, उसका ईबुक मैं आपके पास भेज दूंगा। और अगर आप चाणक्य नीति का ईबुक चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा। अगर आप मेरा किताब लेते हैं तो उसको फ्री में मैं आपको दे दूंगा। मैसेज कीजिए और ले लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य नीति अच्छे तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 2 को अच्छे तरीके से किसी और वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।